अंकिता जैन की कहानी सुनिए, धूल माटी सी जिंदगी, वैदेही के स्वर में। वह जब पहली बार मेरे पास काम मांगने आई थी, तब उसे देखते ही उस पर लाड़ सा उमड़ा था। नाम क्या है रे तेरा? मैंने पूछा था तो नई दुल्हन से शर्माते हुए बड़े लय में उसने अपना नाम लिया था, मीरा। सिर्फ 3.5 फुट की थी। 5 मीटर की साड़ी उस पर पहनी हुई सी नहीं, बल्कि लपेटी हुई सी दिखती थी मुझे। उसके कुम्हलाए से शरीर पर साड़ी का बोझ कम था, जो उसके पैबंद की तरह गमछे के सहारे पीठ पर अपनी 4 महीने की बेटी को भी बांध रखा था। अपनी माँ और उसकी परेशानियों से परे वो बच्ची कभी मेरी तरफ देख मुस्कुराती थी, कभी मुंह में उंगली चबाती थी। साड़ी तो तेरी उधर उधर भाग रही है, तू सूट क्यों नहीं पहनती रे? मैंने जब उससे पूछा तो माथे से सरकता अपना आंचल संभालते हुए पति गुस्सा करता है कहकर वो हंसती थी। हंसते वक्त उसकी आंखों में जुगनू से चमक उठे थे। उसकी हंसी में भोलेपन और अनाड़ीपन की मिली जुली खनक थी, जिसे सुनकर पहली दफा में मेरे मुंह से निकला था, पगली। उसके चले जाने के बाद बहुत देर तक मैं 16 साल की उम्र में उसके भीतर बसे पति की डांट के डर के बारे में सोचकर दादी नानी से सुनी उनके जमाने में होने वाले बाल विवाहों की कहानियां याद करती रही थी। आज की दुनिया के सामने करियर की फिक्र में जवान होते बच्चों के सामने मीरा मुझे बेचारी सी दिखी। मेरी पड़ोसन ने उसे मेरे पास भेजा था, यह कहकर कि बेचारी बहुत दिन से एक काम की तलाश में है। तुम्हारे यहाँ कोई काम हो तो दे दो। मुझे भी रसोई में एक हेल्पर की ज़रूरत थी, इसलिए उसे रख लिया। चूँकि पड़ोसन ने उसे और उसके पूरे परिवार को अच्छे से जानती थी, इसलिए जांच पड़ताल में समय गंवाए बिना मैंने उसे अगले ही दिन से आने के लिए कह दिया। अगली सुबह 7 बजे वो हाथ में न्यूज़पेपर लिए दरवाजे पर खड़ी थी, गमछे के सहारे पीठ पर अपनी बेटी को गांठ में बांधे। धीरे धीरे मेरी सुबह के अखबार की लत में कब मीरा की शक्ल और आवाज़ शामिल हुई, मुझे भी नहीं पता लगा। हर सुबह उसी तरह वह दरवाजे पर आती और शाम ढलने से पहले दिन भर का सारा काम खत्म करके चली जाती। दिन भर चुपचाप अपना काम करती रहती। जब भी कुछ बोलती, कुछ ऐसा बोल देती कि फिर देर तक मैं उसी के बारे में सोचती रहती। दीदी, आप हाथ में चूड़ी भी नहीं पहनते हो, मांग भी नहीं भरते हो, हमारी बस्ती में इसे शुभ नहीं मानते, कहकर वह अपने काम में लग जाती और मैं देर तक उसकी छोटी छोटी पतली पतली कलाइयों पर सजी कांच की चूड़ियों को, उसके बालों के बीच लाल रंग से खिंची लंबी सी लाइन को देखती रहती। एक अधेड़ उम्र के शराब की लत वाले आदमी को सिंदूर से खिंची लंबी लाइन कितनी जिंदगी दे पाएगी, ये शायद वो भी नहीं जानती थी। हमेशा तीखी खामोशी से चुप्पी साधने वाली मीरा का बेबात खिलखिलाकर बच्चे सा हंसना, उसकी पुतलियों में हंसते वक्त जुगनुओं का चमकना, पहली मुलाकात से ही मुझे सब कुछ एक मिला जुला रहस्य सा लगा, एक पहेली सा। मैं जब भी उसे देखती, बात करती, उसके भीतर का कुछ मुझे उसकी तरफ खींचता। मेरे भीतर की औरत और संवेदना को जो सबसे ज़्यादा उसकी तरफ खींचता था, वह था उसकी बेटी का बंदर के बच्चे की तरह कभी उसकी पीठ पर तो कभी पेट पर चिपके रहना। वो उसे दूध भी वैसे ही पिलाती, पेट से बांधकर अब आधी छाती उघाड़ देती और उसकी बेटी माँ की सारी शारीरिक हरकतों की दखल को नज़रअंदाज करते हुए आराम से अपना पेट भर लेती। माँ बेटी दोनों को साथ साथ चलने वाले काम से कोई फर्क नहीं पड़ता था, चाहे मेरा बर्तन मांज रही हो या कपड़े धो रही हो। जब तक पेट भर न जाता, बिना किसी और बात पर गौर किए वो छाती से मुंह लगाए रहती। ऐसे दूध पिलाती है, इसका पेट भरता है? शांति से बैठ जाया कर कुछ देर। काम शुरू करने के पहले पहले ही दिन मैंने उससे कहा था, तो हंसकर बोली थी, हाँ दीदी, ये कैसे भी दूध पी लेती है,
दिन भर थककर जब रात में मैं सोती हूँ तो दूध उगाड़ कर सोती हूँ। ये नियम से आधी रात में उठती है, घंटे आधा घंटे खेलती है, फिर दूध पीकर अपने ही सो जाती है। वरना मेरी नींद तो इतनी गहरी है कि ये रोए चिल्लाए या कोई मुझे बाहर उठाकर फेंकाए, मैं उठने से रही। उसके जवाब में मुझे मेरे बीते दिनों में उलझा दिया था। मेरी प्रेगनेंसी के दिन याद आ गए थे, जब अपने बेटे को दूध पिलाना मैं कितनी मुश्किलों से सीख पाई थी। शुरू के दिनों में अनाड़ियों जैसी हरकतें करती थी। अपनी और मीरा की हालात को एक ही धरातल पर रखते मन उसके लिए पसीज उठाता। अभी काम क्यों करती है? बच्ची को जरा चलने खाने लायक तो हो जाने दे, फिर काम कर लेना। नौकरी के 2-3 दिन बाद ही मैंने उससे कहा था। उसे लगा मैं उसे निकालने की बात कह रही हूँ। ये सोचते ही उसके सांवले माथे पर लकीरें खिंचाई थी। ऐसा मत कहिए दीदी, काम की बहुत ज़रूरत है। बाप तो इसका जो कमाता है खा पी कर उड़ा देता है। अपना और इसका पेट पालने के लिए तो कमाना ही पड़ेगा ना। वो भावहीन सुर में बोली थी। उसके बहुत कड़े मन से उसने ये बात कही थी, फिर अपने काम में लग गई थी। ना आंखों में लाचारी के आंसू आए, ना चेहरे पर मजबूरियत के भाव। हाँ, बस अपनी बात खत्म करने के बाद जो हल्की सी मुस्कुराहट उसके ओठों पर आई थी, वो कह रही थी, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, कमा खाकर अपना गुजारा करना जानती हूँ। उसकी बातों और अंदाज से अक्सर मेरे दिन का कुछ वक्त सिर्फ मीरा को समझने पर खर्च हो जाता। वो थी भी ऐसी, सलोने से रंग की, दुबली पतली सी, खामोश सी, शर्मीली सी, जिसे देखो तो लगे जैसे कुछ कहना चाहती हो, कुछ समझना चाहती हो। उसे देखकर मेरे मन में अजीब अजीब सी उपमाएं सूझती। कभी जब वो मुझे लाल रंग में दिखती तो पैकेट में बंद उस गुब्बारे से लगती, जिसमें अभी हवा भर दी जाए तो वो दिल के आकार का एक खूबसूरत हवा में उड़ता गुब्बारा बन जाए, जिस पर कुछ देर को निगाहें ठहर जाती। लेकिन अगले ही पल मुझे लगता उस गुब्बारे में कभी कोई हवा नहीं भरेगा। वो ऐसे ही रहेगा, मुरझाया हुआ, पिचका हुआ हमेशा। न जाने क्या क्या अटपटे मेल मिलान मैं मीरा और अपने आसपास की चीज़ों में करती रहती। उसकी आंखों की तरह मुझे उसकी ज़िंदगी भी पहेली लगती, जिनमें दर्द, खुशी, दया, ताकत जैसे सब कुछ ही मिला होता। लगता जैसे 9 रसों को मिलाकर कुछ सामने रख दिया हो और कहा गया हो, जो तुम्हें मुझ में सबसे ज़्यादा दिखे वही तुम मुझसे ले लो। महीने भर बाद मैंने दोपहर के फ्री टाइम में उसे पढ़ाना शुरू किया, यह सोचकर कि पढ़ाई के बहाने उससे कुछ बातें करूँगी तो शायद उसे समझ पाऊँ। इसका एक कारण यह भी था कि मैं पूरा दिन घर में अकेली होती। ऐसे में कोई दूसरा इंसान घर में होते हुए भी कुछ न बोले तो मन पर भार पड़ने लगता है। पहले दिन उसे पढ़ाने के लिए कमरे में आने का कहकर मैं अपने काम में लग गई। वो कब धीमे कदमों से मेरे पास आकर खड़ी हो गई, मुझे तब पता चला जब उसने धीमी आवाज़ में कहा, कहाँ पढ़ाएंगी दीदी, कमरे में या बाहर? उसकी कही बात में पढ़ाई के लिए न मुझे उत्साह दिखा न हतोत्साह। वो भावहीन थी। लगा क्योंकि बस मैंने कहा है इसलिए उसे पढ़ना है। जैसे मेरे कहने पर वो घर का काम करती है, ठीक वैसे ही। मैंने उसे गौर से देखा। हमेशा की तरह उलझी हुई पहेली सी लगी। शायद हिंदी की किताब का एक ऐसा काव्य जिसका अर्थ समझना तो कठिन होता है। मुझे भी लगता कि जिस दिन मैं इस पहेली को सुलझा लूँगी, एक अलग ही मीरा को देख पाऊँगी। वो 5वीं तक पढ़ी हुई थी, इसलिए हमने 6ठी क्लास की किताबों से शुरू किया। शुरू के 2-3 दिन तो ठीक रहा, लेकिन पढ़ाते वक्त भी जब मीरा के बारे में कुछ उलझे से ख्याल मुझ पर हावी होने लगे तो मैंने उससे बात करनी चाहिए। थोड़ा मुश्किल था गणित के इबारती सवालों के बीच उसकी ज़िंदगी की इबारत को जानना, लेकिन मैं मौका गंवाना नहीं चाहती थी। मन में जो पहला सवाल कौंधा वही पूछ लिया, तेरा पति क्या करता है रे? जब होश में होता है तो एक डेयरी में गाय गोरू को देखता है, गोबर उठाता है, दूध दूहता है।
कहकर वो चुप हो गई। फिर खुद ही बोली, अनपढ़ गंवारों को यही काम मिलेगा ना दीदी, और हमेशा की तरह खिलखिला दी। मैं समझ नहीं पाई थी कि वो मेरे सवाल पर हंस रही है, अपने शराबी पति पर या अपनी किस्मत पर। और तेरे माँ बाप, सास ससुर, वो सब कहाँ रहते हैं? इस सवाल को पूछते ही उसने मेरी आंखों में देखा। नजरें मिलते ही मुझे एहसास हुआ कि कुछ देर पहले जिस हंसी ने उसकी आंखों में चमक पैदा की थी, अब उसकी जगह पर घृणा, चुभन, गुस्सा और तकलीफ थे। उसके नजरें चुराते ही मैं समझ गई कि उत्सुकता में शायद गलत सवाल पूछ बैठी। फिर भी जवाब मिलने की उम्मीद से उसकी तरफ देखती रही। बाप का सुख नहीं मेरी किस्मत में दीदी। उसने किताब छोड़कर नाखूनों से जमीन को रेतनी शुरू कर दी। 5 साल की थी जब बाप मर गया था मेरा। तब दिन इतने खराब थे कि उसको कंधा देने के लिए आदमी भी नहीं मिले थे। दारू की बोतल देना पड़ा था, तब लोग कंधा देने आए। बड़ा मुश्किल से आग खाया वो आदमी। वो एक सांस में किसी कहानी की तरह सुनाती जा रही थी, किसी भाव शून्य कहानी की तरह। और अम्मा मेरे गांव में रहती है, भाई लोग के साथ। वही तो बेच दिया मुझे इस बुढ़े के साथ दारू के लोभ में। सास मेरी है नहीं, और ससुर जितना जल्दी मरे उतना अच्छा। बात खत्म करते करते उसने दांत भींच लिए थे और एक नाखून की जगह पूरा हाथ बिल्ली के पंजों की तरह जमीन पर गड़ा दिया था। उसकी बेटी बगल में चटाई पर लेटी हाथ पैर चला रही थी, जैसे माँ का पूरा साथ दे रही हो। तो इतनी खामोश क्यों रहती है रे? मैंने माहौल बनता देखा तो वो सवाल भी पूछ डाला जो अक्सर मेरे मन में कौंधता रहता था। मीरा ने पहले मुझे सवालिया नज़रों से देखा, फिर नज़रें चुराते हुए बोली, मेरी ज़िंदगी धूल माटी है दीदी, मुंह खोलने से डर लगता है। क्या मतलब? उसका जवाब समझ न आने पर मैंने पूछा, आज आपने अखबार नहीं पढ़ा ना दीदी? मैं अखबार लाती हूँ। उसने वैसी ही रहस्य में हंसी हंस दी और कहकर चली गई। जिस सवाल का जवाब उसने सिर्फ हंसकर दिया, उसे फिर सवाल बनाने का न मेरा मन हुआ न हिम्मत। मैं बस उसे कमरे से जाते हुए देखती रही। वह उतने ही चुपचाप कदमों से बाहर चली गई जितने चुपचाप कदमों से आई थी। लेकिन उसके जाने के बाद मेरा दिमाग चुप नहीं रह पाया। अखबार के पन्ने पलटते हुए मैं बहुत देर तक फिर से उसी लड़की के बारे में सोचती रही, जो पूरा दिन मेरी नज़रों के सामने रहती है, रहस्य में हंसी हंसती है और रहस्य में बातें करती है। उस दिन मीरा घर जल्दी चली गई, जिसकी वजह मुझे अपने सवाल जवाब लगे जो शायद उसे परेशान कर गए थे। उसी शाम जब मैं प्रभात चौक से गुजरी तो मीरा मुझे सुनसान गली से घबराती, हड़बड़ाती, पसीने में तर तेज कदमों से बाहर आती दिखी। उसकी पीठ पर उसकी बेटी नहीं थी, वो अकेली थी। मैंने गली के बाहर एक कार खड़ी की और उसे देखने लगी। दूर से आती मीरा की चाल मुझे कुछ कमज़ोर दिखाई दे रही थी। वह पहले से ज़्यादा मुरझाई हुई लग रही थी, जैसे छुई मुई छूने के बाद सिकुड़ जाती है। उसे देखकर लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर पर रेत माल फिराकर हर कोने से घिस दिया हो। उसके चेहरे का आकर्षित कर देने वाला सांवला रंग मुझे सूख चुकी सफ़ेदी सा दिख रहा था। उसकी साड़ी आधी उसके बदन पर थी और आधी वो बदन पर लाने की कोशिश कर रही थी। उसकी तेज चलती सांसें उसके ब्लाउज में रेंगती हुई अलग से दिख रही थी। मीरा ने एक बार भी नज़रें उठाकर ऊपर या आसपास देखने की कोशिश नहीं की, बस ज़मीन को देखती हुई धीमे कदमों से अपने रास्ते चली जा रही थी, जैसे नज़रें ऊपर कर लेगी तो रास्ता भूल जाएगी। क्या बात है, सब ठीक है ना? तुम यहाँ अकेले क्यों आई थी? मीरा जब गली से निकलकर घर की तरफ मुड़ने लगी तो मैंने पीछे से आकर टोका। अपनी ही धुन में उलझी सी, कभी पसीना पोंछती, कभी साड़ी संभालती वो चली जा रही थी। अपनी घबराहट में उसने शायद मेरी आवाज़ नहीं सुनी थी। जब मैंने दोबारा उसे आवाज़ लगाई तो वो सकपकाई सी मुझे देखने लगी। फिर हमेशा की तरह नज़रें ज़मीन में गड़ाकर बोली, जी वो कुछ काम से आई थी। कैसा काम? और वो भी यहाँ? तो इतना डरी हुई क्यों है?
और तेरी बेटी कहाँ है? मेरे छोटे से शहर में पुराने हाई स्कूल की टूटी बिल्डिंग, जिसे लोगों ने भूतिया घोषित कर दिया था, उससे मीरा का निकलना मुझे न सिर्फ अजीब लगा बल्कि परेशान भी कर गया। जी बस कुछ ज़रूरी काम था, मैं नहीं घबरा रही हूँ, ठीक हूँ। गुड़िया को उसका बाप कहीं ले गया है, उसने सड़क की तरफ देखते हुए कहा। मैं उसे एकटक देख रही थी, जैसे मेरे इस तरह देखने से मीरा खुद ही सारा खुलासा आज मेरे सामने कर देगी। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों में नमी देखकर मैंने उस वक्त कुछ और पूछना ठीक नहीं समझा, लेकिन मन में हजारों बातें दौड़ने लगीं। पूरा शहर आदिवासी बस्तियों से घिरा हुआ है, मीरा भी आदिवासी ही है, शायद किसी तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ी है, इसीलिए इतना चुप और रहस्यमयी लगती है मुझे। मैंने उस पल के लिए अपने ख्यालों को दरकरार किया और उसे घर छोड़ देने के बहाने उसके बारे में जानना चाहा। अच्छा चलो बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। जी मैं पैदल चली जाऊँगी, मीरा ने कहा। कहा ना चुपचाप बैठो। मुझे पहले ही कुछ समझ न आने पर खींच हो रही थी, ऐसे में उसका इनकार मुझे गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। मैंने चिल्लाकर कहा तो मीरा कार में बैठ गई। उसे देखकर लगा शायद वो भी यही चाहती थी, बस एक बार इनकार उसे ज़रूरी लगा हो। मैं पहले कभी उसके घर नहीं गई थी, इसलिए वो रास्ता बताती रही और मैं हर बार उसके कहे के अनुसार गाड़ी घुमाती रही। लगभग 20 मिनट बाद मैं एक सकरी सी गली में, जिसमें कार घुसने के बाद किसी दूसरे आदमी के निकलने की भी जगह न बचे, उसके घर या कहूँ कि उसकी झोपड़ी के सामने खड़ी थी। काली मिट्टी से लिपा पिता उसका झोपड़ी नुमा घर वैसे तो उस इलाके के आदिवासी बस्ती वालों के घरों से अलग नहीं था, लेकिन मैं इतने करीब से पहली बार कोई ऐसा घर देख रही थी। मुझे उसका घर भी पहली नज़र में उसी की तरह दिलचस्प लगा। पहली बार तेरे घर आई हूँ, अंदर नहीं बुलाएगी? वो गाड़ी से उतरकर जाने लगी तो मैंने मौका न गंवाते हुए कहा। मेरे सवाल पर वो थोड़ा सहम गई, फिर कुछ पल की चुप्पी के बाद बोली, आ जाइए दीदी, वैसे मेरे घर में आपके देखने लायक कुछ भी नहीं। उसके कहने भर की देर थी कि मैं गाड़ी से उतरकर उसके घर की तरफ बढ़ गई। बाहर से हॉल नुमा दिखने वाले एक बड़े से कमरे में अंदर छोटे छोटे कमरे बने थे। घर पूरा काली मिट्टी और खपरेल से भले बना था, लेकिन घर में मेरे कमरे जैसी एसी वाली ठंडक थी और ज़मीन पर नरमाई। उसका घर भी उतना ही साफ था जितना वो मेरा घर को रखती है। अगर मेरे ही घर की तरह मार्बल लगा होता तो ये भी उसी तरह चमक रहा होता। पति ससुर सब काम पर गए हैं, मैंने खाली घर देखते हुए पूछ लिया। वह हमेशा की तरह एक चुप्पी के बाद बोली, पति तो नशा करके किसी नाली में पड़ा होगा, और ससुर वो क्या काम करेगा, अधमरा सा है, पूरा मर जाए तो जान छूटे। फिर वैसी ही हंसी हंस दी। मैं हमेशा की तरह बस उसे देखती रह गई। उसे हंसता देखा तो लगा कि वो सामान्य हो गई है, इसलिए कुछ देर पहले घटी घटना के बारे में पूछ लिया। तो इस बिल्डिंग में क्या करने गई थी? वहाँ से डरी हुई क्यों भाग रही थी? मेरी बात सुनकर उसकी नज़रें फिर ज़मीन में गड़ गईं और झिझकते हुए बोली, अभी आप जाएं दीदी, मैं कल आऊँगी तो आपको सब बताऊँगी। उससे अगले दिन का वादा लेकर मैं वहाँ से निकल गई। अगला दिन मेरे लिए बहुत देर से हुआ। इंतज़ार वक्त को खींचकर अक्सर ऐसे ही लंबा कर देता है। मीरा के बारे में मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताया था। मेरे पति भूत प्रेत की बातों में न विश्वास करते न करने देते। मीरा के बारे में उन्हें बताती तो उसे काम से और निकाल देते। इसलिए सोचा पहले मैं खुद ही ये पहेली सुलझा लूं, क्या पता ये बात है भी या नहीं। मुझे पूरी उम्मीद थी कि अगले दिन मीरा मुझे सब बता देगी। मैं पूरी बात करूंगी, क्या परेशानी है, कहाँ से हड़बड़ाई सी आ रही थी, सब पूछ लूंगी, सब कुछ जानकर रहूंगी। एक एक मिनट घड़ी की तरफ देखकर सुबह 7 बजने का इंतज़ार कर रही थी। 7 से 7:30 बज गए थे। न अखबार हाथ में आया था, न मीरा आई थी। मन घड़ी की सुइयों में अटक गया था। इंतज़ार में बार बार घड़ी को देख रही थी तो लग रहा था कि अगर यह घड़ी
घड़ी ना होकर कोई लड़की होती तो बुरी नज़रों से घूरने के लिए मुझे 2-4 थप्पड़ लगा चुकी होती, लेकिन निर्जीव थी, इसलिए चुपचाप दीवार पर चिपकी मेरी नज़रों को इग्नोर करके अपने समय से चल रही थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहीं, मैं भी घर के काम देखने की मजबूरी में बिस्तर से उठ गई। पति ऑफिस चले गए और बेटा स्कूल, लेकिन मीरा का कोई अता पता ही नहीं था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मन कर रहा था कि अभी के अभी उसके घर जाऊं और चिल्लाऊं कि आज का कहकर क्यों नहीं आई, क्यों एक और सवाल के साथ पहेली को उलझा दिया, क्यों हमेशा सब अधूरा छोड़कर गायब हो जाती हो। दिन बीत रहा था, लेकिन मीरा की कहीं कोई खबर नहीं थी। मुझे रह रह कर यही एक ख्याल आ रहा था, कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया, या फिर मेरे सवालिया रवैये से बचने के लिए उसने मेरा काम ही छोड़ दिया हो। होने को कुछ भी हो सकता है। मैंने फ़ोन भी लगाया, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। यहाँ रहती थी तो कैसे फ़ोन की घंटी सुनकर हमेशा भागती थी। पूरा दिन मीरा की चिंता से ज़्यादा उसकी ज़रूरत में बीता। कितना मतलबी होता है ये मन भी। एक पल को लगा कि उसके होने से मुझे कितना आराम है। शायद इसी वजह से मैं उसकी परवाह कर रही हूँ। बीते 2 महीनों में उसने एक बार भी नागा नहीं किया और काम भी बखूबी संभाल लिया। अगले दिन शाम तक भी जब मीरा नहीं आई तो घर लौटे पति के सामने मैंने उसके घर चलने की इच्छा जाहिर की, जो ये कहकर दुत्कार दी गई कि वो तुम्हारी नौकरानी है, रिश्तेदार नहीं। उसे इतना भी भाव मत दो कि वो तुम्हारे सर चढ़ जाए। देख लो, 2-4 दिन नहीं आई तो दूसरी बाई ढूंढ दूंगा। पति की इस बात के आगे मैं कुछ नहीं कह पाई। कहती भी क्या कि मीरा अब मेरे लिए सिर्फ एक नौकरानी नहीं, बल्कि एक सवाल बन गई थी जिसे मुझे सुलझाना ही था। रह रहकर उसकी हंसी, उसका सवालिया निगाहें, उसकी चुप्पी मेरा मन खटखटाती और मैं उसके ख्याल के अलावा किसी और ख्याल को तवज्जो ही नहीं दे पाती, जो मीरा से हटाकर मेरा मन बहलाने के लिए मेरा दिमाग सुझा रहा था। लग रहा था कि क्या वाकई मीरा कोई पहेली से भरी जिंदगी जी रही थी। मैंने अपनी जिंदगी के खालीपन को भरने के लिए उसकी जिंदगी को एक पहेली बना दिया था। उस दिन मैंने अपनी दिनचर्या का हर काम किया। अगले दिन फिर मीरा के आने की उम्मीद में रात भी काट दी, लेकिन अगले दिन भी मीरा नहीं आई। अगला दिन संडे था, इसलिए पति से छुपकर मीरा के घर जाने की बात सोच भी नहीं सकती थी। हाँ, लेकिन संडे होने से पति और बच्चों के साथ दिन भर की व्यस्तता में दिल जल्दी कट जाता है। मीरा का ख्याल भी कम ही आया, वक्त वक्त पर ही आया। बाकी समय दिमाग और मन दोनों अपने परिवार में उलझे रहे। उस रात मैं अगली सुबह पति के ऑफिस जाते ही मीरा के घर जाने के ख्याल के साथ ही सोई। सोच लिया था कि उस उलझन को उसके काम के पैसे देकर दिमाग और जिंदगी दोनों से निकाल आऊंगी। अगली सुबह पति के जाते ही मैं मीरा के घर पहुंची। दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हाथ लगाते ही खुल गया। घर में घुसते ही फिर वही महक नाक में घुसी जो मीरा के आसपास होने पर आती। शायद इसके या यहाँ के सभी घरों में ऐसी ही महक आती हो। मिट्टी, गोबर, लकड़ी, सभी की मिली जुली महक। दरवाज़ा खुलते ही मुझे अंदर से किसी की आवाज़ की उम्मीद थी, लेकिन अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। काले रंग की मिट्टी से बनी दीवारें, बंद खिड़की दरवाजे दिन के उजाले में भी घर को अंधेरे में डुबोए हुए थे। मन में एक बार वहम भी हुआ कि अगर मीरा का वास्ता किसी भूतिया एक्टिविटी से हुआ तो उससे मिलने का सोचकर मैंने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी न मार ली हो। डर और हौसले के मिले जुले एहसास के साथ मैंने मोबाइल की स्क्रीन ऑन करके यहाँ वहाँ घुमाई और देखने की कोशिश की। जब कोई नहीं दिखा तो आवाज़ लगाई, मीरा, मीरा। मैं यहाँ हूँ दीदी। घर के आखिरी कोने से मीरा की दबी हुई सी आवाज़ आई। मैं वहाँ पहुँची तो एक खटिया दिखी, उस पर लेटी मीरा और छाती से चिपकी उसकी दूध पीती बेटी। खटिया और उस पर बिछी चादर जितनी फटेहाल थी, मीरा उससे ज़्यादा फटेहाल लग रही थी। लगा
जैसे किसी ने कपड़े को निचोड़कर फटकारे बिना ही बिछा दिया हो। कुछ कुछ वैसी ही सलवटें मीरा के शरीर पर मुझे दिखाई दी। तू ठीक तो है ना? 2 दिन से काम पर भी नहीं आए, फ़ोन भी बंद है। मैंने उस कमरे में बनी छोटी सी खिड़की के पाटों को खोलते हुए कहा, ये अंधेरे में क्यों लेटी है? बस थोड़ा बीमार हूँ दीदी। उसने बहुत ताकत लगाने के बाद इतने शब्द बमुश्किल मुंह से निकाले थे। मैंने छूकर देखा तो बदन तप रहा था। आंखें इतना अंदर घुसी हुई थी कि पूरा बाहर निकलने में शायद महीनों लग जाएं। पतली सी साड़ी से ढकी उसकी छाती पर उभार के नाम पर सिर्फ पसलियां धुंधली सी नजर आ रही थी, जिसमें से दूध निकलने की जद्दोजहद में उसकी बेटी कभी मीरा को नोचती थी, कभी रोकर खुद ही चुप हो जाती थी। पता नहीं उसे कुछ मिल भी रहा था या नहीं, या सिर्फ स्पर्श से पेट भर रहा था। मीरा का सांवला रंग और गहरा होकर उसके घर की दीवारों से मेल खाने लगा था। अगर खिड़की न खोली होती तो मुझे ठीक से देख पाने में मुश्किल होती। खिड़की से आ रहा हल्का उजाला शायद उसकी आंखों में चुभ रहा था, इसलिए मेरी मौजूदगी में भी उसने आंखें बंद कर रखी थी, बजाय मेरी तरफ देखकर मुझसे बात करने के। तूने डॉक्टर को दिखाया? मैंने करीब से उसकी नाजुक हालत का जायज़ा लेते हुए पूछा। ना डॉक्टर की दवाइयाँ मेरी बीमारी में असर कर सकती हैं, ना डॉक्टर को मेरी बीमारी समझ में आ सकती है, उसने फिर अपने उसी अंदाज में कहा और हमेशा की तरह हंस दी। उस वक्त उसकी हंसी में न वो खनक थी, ना ही बंद आँखों में मैं उसकी पुतलियों में चमकता जुगनू देख पाई। बस एक रहस्य भर महसूस किया जो हर बार होता है। मैं कुछ और पूछती कहती, उससे पहले उसका पति आ गया। किसी धुन में चला आ रहा था। मुझे देखकर सकपकाया और कोने में ही नीचे बैठ गया। ये तेरे अब तक के काम के पैसे हैं और थोड़े से अपनी तरफ से दे रही हूँ। इसे दारू में उड़ाने मत देना। अच्छे डॉक्टर को दिखाकर ठीक से इलाज करवा लेना। बातचीत को ख़त्म करते हुए मैंने मीरा से कहा, मैं कुछ दिन बाद फिर आऊँगी इससे मिलने। अगर इसे कुछ भी परेशानी हुई तो पुलिस में शिकायत करूँगी। जाते वक्त मैंने धमकी भरे लहजे में उसके पति से कहा। उसके पति ने मेरी बात का जवाब सिर हिलाकर और नज़रें झुकाकर दिया। आने से पहले मेरा हाथ अपने आप मीरा के माथे को सहलाने के लिए मचला। उसके सिर को सहलाकर लगा जैसे मैं अपनी मौजूदगी वहीं छोड़कर जा रही हूँ। जब हम बीमार होते थे, माँ हर वक्त गोद में सिर रखकर सहलाती रहती थी। अगर हालात इजाज़त देते तो मैं भी उस वक्त मीरा के लिए वही करती, लेकिन मुझे जाना पड़ा। उस दिन घर आकर मैंने इस उम्मीद में मीरा और उससे जुड़े फिजूल सवालों को जहन से निकाल दिया कि वो शायद किसी बड़ी बीमारी से परेशान है। कल जाऊंगी तो उसे किसी बड़े डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। उस दिन मीरा को लेकर गलत ख्यालों से भले ही मैं आज़ाद हो गई, लेकिन पूरा दिन मुझे उस बदहाल खटिया पर बेजार सी मीरा ज़रूर दिखती रही। वह दिन बीत गया। अगले दिन किस डॉक्टर के पास उसे ले जाना है, इस ख्याल से एक और सुबह भी हो गई। मैं तैयार होकर उसके घर के बाहर पहुंची ही थी कि भीड़ देखकर धड़कन तेज हो गई। अंदर पहुंची तो मीरा ज़मीन पर पड़ी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी बेटी अपनी माँ को सोया हुआ समझकर उसकी उघड़ी छाती में दूध ढूंढ रही थी। बगल में उसका पति माथा पकड़े बैठा था। मेरा मन लपक कर उसकी बेटी को उठाने का किया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैंने घबरा कर बाहर निकल आई। बाहर निकलकर मैं किसी से कुछ पूछती, उससे पहले उसकी पड़ोसिनों की आवाज़ें मेरे कानों में आने लगीं। पति और ससुर दो मर्दों को कैसे झेलती। 1000 बार मारा होगा मीरा के आदमी ने उसे, फिर भी मौका पाकर छोड़ता नहीं था। लुगाई मर गई थी तो बहू को जोरू समझता था। मैं और ज़्यादा नहीं सुन पाई और भागकर गाड़ी में बैठ गई। मेरे ओठ कांप रहे थे, आंखें भीग चुकी थीं। सुबह की उगती धूप थी, लेकिन मन स्याह हो चुका था। उसकी खामोशी के पीछे इतनी बड़ी तकलीफ छुपी थी।
उसकी लाइलाज बीमारी का कारण उसकी पहेलीनुमा जिंदगी, उसकी रहस्यमय हंसी, और इस हालत में अपने को झोंक देने की मजबूरी का एहसास होते ही आत्मग्लानि ने मेरे मन को और आंसुओं ने मेरे गले को अपनी चपेट में ले लिया। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।